Good morning student, it is video number 7 of chapter tissues class 9th and today we start animal tissue. इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट किया था, अब हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू. मैंने इसी चैप्टर के वीडियो नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज एंड नर्व्स टिश्यूज. तो उन सब में से आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू फर्दर 4 टाइप्स का होगा और वो 4 टाइप्स होंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, शॉर्टकट में लिखा है एटी. एटी का मतलब एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है. वीडियो नंबर 6 में हमने प्लांट टिश्यू के अंदर एक टिश्यू की टाइप पढ़ी थी दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू. यस, मतलब ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे. ठीक है, सिमिलरली हम एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग्स को भी तो प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक हिसाब से प्रोटेक्टिव टिश्यू है हमारा. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूं तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू हमारा एक हिसाब से ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है. क्या है ये? प्रोटेक्टिव टिश्यू. जस्ट लाइक एपिडर्मिस इन द प्लांट टिश्यू. जैसे प्लांट टिश्यू के अंदर एपिडर्मिस जो है प्रोटेक्शन का काम करता था, सिमिलरली हम ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में ये एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको एक लाइन लिखनी पड़े एपिथेलियल टिश्यू में तो क्या लिखोगे? Epithelial tissue is to provide the protection to the human beings or the animal body. ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन भी है that it is a protective tissue in animal body. हर एक एनिमल बॉडी में ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है. जैसे मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, तो आपने आंसर दिया था स्किन, है ना. तो बेसिकली हमारी स्किन के अंदर क्या है? हमारी स्किन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू ही है. तो मैं चाहूं तो यह लिख सकता हूं इन स्किन. हमारी बॉडी की जो स्किन है उसके अंदर कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, यानी कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, यानी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड. एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड, हेंस नो और वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस. अब देखो टिश्यू है तो सेल से बनेगा, तो वो सेल आपस में काफी कॉम्पैक्टली अरेंज है, काफी टाइटली अरेंज है, मतलब काफी टाइट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. इतना टाइट जुड़े हुए हैं कि उनके बीच में या तो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और अगर है भी तो बहुत कम है. तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस आर लेस और नो, मतलब या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है. इसका फायदा क्या है? देखो, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी से अननेसेसरी कोई कंटेंट बाहर ना जाए और बाहर के एटमॉस्फेयर का कोई कंटेंट अननेसेसरीली हमारी बॉडी के अंदर ना आए. और ये कब पॉसिबल होगा? जब उस एपिथेलियल टिश्यू में स्पेस कम होगा, है ना. तो इसलिए टाइटली पैक्ड होने का बहुत अच्छा फायदा होता है हमारा. क्या? ठीक है, उससे क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस कम हो जाएंगे और अनवांटेड मटेरियल ना तो जो एटमॉस्फेयर है आउटर मोस्ट, उससे कोई बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा और ना ही कोई बॉडी का कंटेंट अननेसेसरीली बाहर जा पाएगा. नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है ये अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं. फिलहाल आप फंक्शन देख लीजिए. प्रोटेक्शन टू द बॉडी अगेंस्ट इंजरी एंड इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट. ठीक है, इंजरी के अगेंस्ट. जैसे प्लांट टिश्यू में एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता था अगेंस्ट फंगी इन्फेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट टियर एंड वियर के अगेंस्ट. सिमिलरली ये भी हमें इंजरी के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू. न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू. और तो और एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये सिक्रीट भी करता है, मतलब जो कुछ वेस्ट बनता है हमारी बॉडी में, उन वेस्ट को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करवाने में भी कौन हेल्प करता है? एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट अगर बात करें कि ये कहां पर होता है, तो देखो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, चाहे वो फिर इंटरनल पार्ट हो चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो.
तो बॉडी के हर एक पार्ट में ये अवेलेबल होता है। फिर चाहे हमारा वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों ना हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही क्यों ना हो। देखो मैं सिस्टम बोल रहा हूं इनको, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो हमारी ह्यूमन बीइंग्स की जो बॉडी है या जो एनिमल्स की बॉडी है, उसमें क्या होता है, बॉडी का हर एक ऑर्गन हर एक काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे फूड के डाइजेशन में हमारी आईज का कोई रोल नहीं होता, समझ बात, ठीक है। सिमिलरली रेस्पिरेशन में हमारी आईज का कोई रोल नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन 5 या 10 या 15 या 20 या 25 ऑर्गन मिलकर आपस में एक काम परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। जैसे माउथ हो गया हमारा, फिर यहाँ पर एक पाइप जाती है, उसको बोलते हैं हम ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं सिंपल वे में, फूड पाइप जिसमें से खाना जाता है अंदर, या हम उसको ईसोफेगस बोल देते हैं। फिर यहाँ स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ये सब मिलके डाइजेशन का रोल प्ले करते हैं, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारी नोज होगी, ये नोज की नजल कैविटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नजल कैविटी, ठीक है। फिर यहाँ से एक पाइप जाती है जिसको बोलते हैं विंड पाइप, क्या बोलते हैं, विंड पाइप, जिसमें से हवा अंदर जाती है, और उसको सही बायोलॉजिकली हम ट्रैकिया नाम देते हैं, ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया से क्या होता है, फिर वो लंग्स में जाती है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आता है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें हमारी किडनी आती है। वो किडनी क्या करती है, वाटर को फिल्टर करके यूरिन बनाती है, और उस यूरिन को हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, यूरेटर्स होते हैं उसके अंदर। तो वो सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझने ना बात, सिस्टम। तो चाहे हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम हो, हर एक में एपिथेलियल टिश्यू तो अवेलेबल होता ही है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करता है। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। ये एक एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है, इसमें बहुत सारे सेल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो है ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। ये इस सेल का साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म। ये सब टर्म आप सेल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हो, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो बीच में सर्कुलर पार्ट बना है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जिसमें मैंने ये लाइन लगा रखी है अलग से, इसको बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में लिखा है बीएम। यहाँ था बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो काम होते हैं, एक तो ये जगह प्रोवाइड करती है एपिथेलियल टिश्यू की, आप मेरे ऊपर यहाँ पर आकर फिट हो जाओ, ठीक है, समझ में बात। तो बेसमेंट क्या होता है, एक बेस प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्डिंग का एक बेस होता है ना, हर रूम का एक बेस होता है ना, तो ये एक बेस प्रोवाइड करता है एपिथेलियल टिश्यू को, कि आप 1 बाय 1 ऐसे लाइन में मेरे ऊपर आकर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। दूसरा देखो, ये एक सेल है, एपिथेलियल टिश्यू किससे मिलके बना है, सेल से। उन सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो बेसमेंट रीजन है, ये इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, इनको फूड भी प्रोवाइड करता है, इनको वाटर प्रोवाइड करता है ना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूं तो क्या करता है, ये प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू की 4 टाइप, दैट इज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड द सिलिएटेड ट्यूब को, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।